एक नज्म हस्बे हालात ज़हरा निगाह की, उन्वान है सुना है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। सुना है जब किसी नदी किसी के पानी में बहे के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां इस पर पड़ोसी मान लेती हैं। सुना है जिस हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूलकर कौवे के अंडों को परिंदों में थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और मकड़ी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलील मोतबर दाना बीना मुंसिफ अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज करता है। आपने शेख अयाज का नाम जरूर सुन रखा होगा, लेकिन वो उर्दू में शायरी भी करते थे, हिंदी में भी शायरी की उन्होंने और अच्छी नज़में लिखी। उनकी एक छोटी सी नज़्म है, नस्ल नौ तू साये इब्लीस में जब हुई पलकर जवां, मैंने एक तस्वीर रखी तेरे सामने लाके, रखी दफतन इंसान की। तूने हैरान होकर देखा और कहा ये तो एक इब्लीस है, फाड़ दो उस बदनुमा तस्वीर को। सोचता रहता हूं तब से इनक़िलाब दीद कैसे लाऊं मैं, नस्ल नौ को कैसे समझाऊं मैं, कौन सा इब्लीस है और कौन सा इंसान है। पिछले दिनों मुझे सीधी सादी जबान में एक नायाब मजमून मिला। इसको लिखा है खदीजा बेगम ने। अब मैंने खदीजा बेगम की इससे पहले कोई तहरीर पढ़ी नहीं थी, न मुझे ये मालूम था कि वो कोई मुसन्निफ़ा हैं। जब ज़रा इधर उधर से तलाश कुछ की तो मालूम हुआ कि हमारे एक बहुत साहिब तर्ज मामूर और मेमार क्या नाम उनका, कामिल, उस्ताद कामिल खान की वालिदा थी और मुसव्विदी भी करती थी। इस मजमून का उन्वान है यादों से मुअत्तर। याद नहीं कि वो अमृतसर में 1935 के अक्टूबर की शाम थी या 1936 के। रशीदा आपा अपनी नन्ही सी काले रंग की मोटर से शोर मचाती हुई उतरी और उनके कहकों से भाईजान का घर गूंज उठा। किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि एक दुबला पतला नौजवान खद्दर का कुर्ता पाजामा पहने अपनी खामोश मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर रुका हुआ है। यकायक रशीदा आपा ने चौंक कर कहा, खदीजा इनसे मिलो, ये फैज हैं, हमारे नौजवान शायर। मैं तुलुए आफताब से कुछ देर पहले सी व्यू कॉम्प्लेक्स के सामने साहिल समंदर पर
चहलकदमी में, जिसे अंग्रेज कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, जाता हूँ। चहलकदमी यानी 40 कदम, जिससे यहाँ मेरी मुराद 4 मील हैं। लेकिन बाद ख़वातीन जिस अंदाज से चहलकदमी करती हैं उसे चहलकदमी कहना है। मिर्जा अब्दुल वदूद कहते हैं कि चाल की खूबी से ही चाल चलन की खराबी का अंदाजा किया जा सकता है। इस कयामत का नज़ारा किसी को सामने से आते देखकर नहीं होता, पीछे से देखकर ही होता है। चाल की चाप और छाप कैसी है, ये खूबी हो तो बयान करें। लटक मटक ठुमक झटक, पेंडुलम की मानन दाएं से बाएं, इस तरीके से रिगल करना, बाएं बाएं लहरा के चलना, फिराम नाज के क़यामत ढाने के अनगिनत अंदाज हैं। यानी लहती लचकती लहराती लजाती जगती गजगामनी, पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि अब भी कोई भूल रहा है, ये सभी मान गए। पीछे मुड़ के देखना जरूरी तो नहीं, इसलिए कि जवान और खूबसूरत औरत की गुद्दी में निहायत हसास और नजर शिनास निसाई बेदार होता है। उसे साफ नजर आता है कि पीछे कौन किसी कैसी नजर से देखता रहा चला आ रहा है। नज़ीर अकबर आबादी ने क्या खूब कहा है कि आगा भी खुल रहा है, पीछा भी खुल रहा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। वाह वाह तो हम मुंह के इस्तेमाल पर करेंगे, जिसको जालिमों ने मतलूब करार दे रखा है। वो इस तरह के 20 कदम आगे जाने के बाद उल्टे पांव यानी मुंह मोड़े बगैर पीठ के पीछे 20-25 कदम चलते थे। वो कई जगह टकरा चुके थे, कई ख़वातीन भी उनके पिछले बम्पर से टकरा गए, तस्बीह समेत गिर चुकी। एक दिन मुझसे न रहा गया, वो हस्बे आदत अपने खिलाफ वज़ा फिक्री साहिब पर शंटिंग कर रहे थे। मैंने उनके पिछले बम्पर से बम्पर टकरा कर उन्हें और मैंने पलट कर पूछा कि किबला आप 15-20 कदम चलने के बाद रिवर्स गियर क्यों लगा रहे? बोले इससे कूलों के वो पट्टे मजबूत होते हैं जो सीधा चलने में इस्तेमाल में नहीं जाते। भाव वॉक करने जाते हैं। एक गदली धुंधली सुबह का जिक्र है, एक खातून ने जिनसे मेरा ताल्लुक नहीं था, अचानक मुझे आते आगे से रोका और बोली, सर ये आप सनराइज से घंटों पहले सन ग्लासेस लगा के क्यों आते हैं? मैं हक्का बक्का रह गया, कोई जवाब बनना पड़ा। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे फिर रोका, वही सवाल दोहराया, मगर अब की बार सर नहीं कहा। आप सनराइज से पहले डार्क ग्लासेस क्यों लगा के आते हैं? अब की बार मेरा ख्याल जरा खुल गया था। मैं डार्क ग्लासेस उतार कर जवाब दिया, जो आप समझ रहे हैं वो ठीक है।
दूसरे दिन से फर्क ये पड़ा कि जब वो मेरे सामने से गुजरते हैं तो पल्लू वगैरह सबसे अच्छी तरह ढांक लेते हैं। कुछ दिन के बाद न जाने उनके दिल में क्या आई कि डार्क ग्लासेस लगा के आने लगी। जी तो बतेरा चाहा के, मगर खैर इसे वाक़या कहिए या मुशाहिदा कहिए या मुकालमा कहिए और जो जी में आप कहिए, उसके 2 माह बाद इन्हीं खातून को इसी जगह एक कुत्ते ने काटा। कुत्ते से यहाँ मेरी मुराद कुत्ता ही है। तमाशाइयों की भीड़ लग गई। मैं उन्हें अपनी कार में घर छोड़ने गया। उनका शौहर तो जख्म देखते ही पागल हो गया और बाबा से बुलंद कुत्तों की अजीज़ों के बारे में ऐसे जज्बात का इजहार करने लगा जिन्हें नेक ख्वाहिशा कभी नहीं कहा जा सकता। सुनने में आया कि उसने रेंजर्स के सिपाही से जो साहिल पर तैनात था कहा कि मैं इस कुत्ते को अपने पिस्तौल से शूट करना चाहता हूँ। उसने कहा हम यहाँ फायरिंग की इजाज़त नहीं दे सकते, तुम्हें क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से रास्ता दायर करना पड़ेगा। उन्हें फ़ोन किया तो जवाब मिला आप क्लिफ्टन थाने से इजाज़त लें। क्लिफ्टन थाने से वो बात की। उन्होंने कहा जनाब आदि आपको मालूम होना चाहिए कि आप डिफेंस के जिस फेज़ में रिहाइश पजीर हैं वो इलाका दरख्शा पुलिस स्टेशन में लगता है। मतलब ये कि वहाँ जाके मक्खा फोड़े करें। उस पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया तो एक कांस्टेबल डपट के बोला कि आप डिप्टी कमिश्नर साउथ को शरिया आम पर फायर करने की दरख्वास्त दें और कल सुबह 11 बजे तशरीफ लाकर अपने पिस्तौल का बोर और अपने पिस्तौल का लाइसेंस चेक कराएं। ये सुनते ही उन मौजूद का सारा गुस्सा हरण हो गया। अंग्रेजी के अफगान से बाज आए। उन्हें एकदम ख्याल आया कि 5 साल से उन्होंने अपना लाइसेंस रिव्यू नहीं कराया। बौखलाहट में पूछने लगे कि अगर मैं कुत्ता न मारूं तब भी क्या 11 बजे थाने में लाइसेंस चेक कराना है? कैसे हो सकता है कि इब्न इंशा हदीस में आया आपने शायद मुन्नो भाई का नाम सुना होगा या जिक्र सुना होगा। मुन्नो भाई लाहौर में बहुत मशहूर कॉलम नवीस भी थे और उनके ड्रामे और टेलीविज़न पे चले खासी मशहूर आदमी थे मुन्नो भाई। इस मजमून का उन्वान मुन्नो भाई, माय डियर मुन्नो भाई, यार तुम्हारा नाम बड़ा गड़बड़ है। इसके साथ अलकाब व आदाब लिखने में बड़ी उलझन होती है। अगर बिरादर मुन्नो भाई कहें या मेरे भाई मुन्नो भाई कहें तो तकरारें लफ्ज़ी हो जाती है और तुम जानते हो कि अफसो ज़वायद से अच्छी चीज़ नहीं। खुदा जाने तुमने अंदरूने खाना इस मुश्किल का हल क्या निकाला होगा। और वो खातून कि हमारी भाभी हैं, तुम्हारे भाई बहन भाईपन से कैसे बाहर निकलती हैं। तुम्हारे इस नाम से बुलाने से तो उनके लिए कई फिक़ही मसले पैदा होते हैं। एक ज़माने में हम तुमको मोटरों वाले मुन्नो भाई समझा करते थे, क्योंकि इस कौम का एक आदमी अगर केस हियरिंग पर आ बैठा था, हमने यही समझा
और शायरी का क्लच उसने दबाना शुरू कर दिया। सहाफत को गया धक्का दे रहा। हम बहुत से ऐसे भाई भी जानते हैं जो गुजराती हैं और बहुत दौलतमंद हैं, उनका लायका भाई जरूर होता है, जैसे छोटा भाई, खरा भाई, बड़ा भाई, ये भाई, वो भाई। ये जितने कराची में इस किस्म के भाई हैं सब करोड़पति हैं। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि हम गरीब गुरबा को उनको भाई समझते हैं, वो लोग कभी हमें भाई कहकर नहीं बोलते। एक भाई वो होते हैं जैसे भाई शैला पटियाले वाले, या जैसे मुन्नू भाई इमरोज वाला। एक भाई सिखों के भी होते हैं। ये भाई वो होते हैं जिनसे वही मतलब लिया जाता है जो हमारे यहाँ मुल्ला या मौलवी से लिया जाता है। हम नहीं कहते कि तुम सिखों में से तुम्हारी सिखों वाली कोई बात है, थोड़ी सी जगह वो लोग तो बड़ी खूबियों के होते हैं। ये ऑप्शन है, मतलब यहाँ से रोक लिया फिर यहीं से स्टार्ट। हम यूसुफ के भाई हुए और बिरादरान यूसुफ ने अपना इस्तेमाल किया जाना कौन पसंद करे। शायद तुमने भी ये नाम उस जमाने में लिखा होगा जब हाली का ये शेर तुम्हारी नजर से न गुजरा होगा। आदमी है चाहे यूसुफ, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त हैं मिलते बहुत भाई, दोस्त हैं मिलते कम भाई बहुत। अब देखो ये माई डियर भाई कितना अच्छा लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अपना नाम बदल दो, तुम इस नाम से मशहूर हो चुके हो। तुम्हें मैं बताऊं कि एक मशहूर अदीब किसी से ये कह रहे थे कि 15 साल लिखने के बाद मुझ पर ये तजुर्बा अब हुआ है और इंकिशाफ हो गया है कि मैं कभी अदीब बन नहीं सकता। उनके दोस्त ने कहा तो फिर आपने लिखना छोड़ दिया होता। तो मौसूफ ने फरमाया कबात ये हुई कि उस वक्त तक मैं मशहूर हो चुका था। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे मिनो भाई, मर्दों को ये ख़त लिखने में इस्तेमाल किया जा सकता है, औरतों से ख़त किताबत में इसलिए कि इनका तर्जुमा नहीं हो रहा। अगर होगा तो बड़ी कबातें पैदा होने का डर है। हम तो इसका तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दोशीज़ा को माई डियर दिली दिल में तो समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते। दरअसल हमारा मुआशरा अभी बहुत पसमानदा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में किसी अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी अफसर आला, उनकी सेक्रेटरी मुस्तैफी हो गई। तो किसी ने उस सेक्रेटरी से पूछा कि उस शख्स ने क्या किया जो तुमने एक हफ्ते ही में नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। बोली गई तो शिकायत है कि उसने कुछ भी तो नहीं किया। मैं हफ्ते से इस भले आदमी की सेक्रेटरी हूँ, उसने एक बार भी तो मुझे छोड़ने की कोशिश नहीं की। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ?